बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर वेल। सो बेटे अभी जो है हम पोस्ट ऑपरेटिव केयर चैप्टर 10 सर्जरी को डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले जो आता है वो एम्बोलिज्म है। तो एम्बोलिज्म में हम फर्दर टाइप देखेंगे, एयर एम्बोलिज्म, फैट एम्बोलिज्म, ठीक है। सो व्हाट इज़ एयर एम्बोलिज्म? एयर एम्बोलिज्म नेम से ही ज़ाहिर है, नाम में ही काम है एयर एम्बोलिज्म। एयर का मतलब है कि मतलब यहाँ पे ये एक पैथोलॉजिकल कंडीशन है ना, कि यहाँ पे गेज बबल आपको मिलेंगे इन दी वेस्कुलर सिस्टम में आपको गेज बबल मिल रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या है, एक पैथोलॉजिकल कंडीशन है, ठीक है, जिसे हम एयर एम्बोलिज्म कह रहे हैं। और अब ये जो वेस्कुलर सिस्टम है ना, आपने याद रखना है कि आर्टियल एयर एम्बोलिज्म मोर डेंजरस है देन वीनस, मेन चीज़ है, ठीक है। अच्छा, और दूसरा याद रखना है कि अगर मोर देन 15 ml ऑफ एयर जो है एक्सीडेंटली इंट्रोड्यूस हो जाती है ड्यूरिंग और आफ्टर इंसर्जन ऑफ वीनस कैथेटर, ठीक है, तो एयर एम्बोलिज्म क्या हो जाता है, कॉजिंग, ये इसकी वजह है कि वो बन जाता है कि अगर एक्सीडेंटली आफ्टर इंसर्शन या ड्यूरिंग इंसर्जन जो है क्या हो जाए, एयर वहाँ पे इंट्रोड्यूस हो जाए 15 ml से ज़्यादा, ये याद रखना। 15 ml से ज़्यादा होगी तो एयर एम्बोलिज्म जो है कॉज हो पाएगा, ठीक है, ठीक है। और किसकी इंसीजर, वीनस कैथेटर, ठीक है। सो ये आपने याद रखना है। अच्छा, तो ये डेफिनेशन हो गई कि व्हाट इज़ एयर एम्बोलिज्म। तो आपने कहना है कि एयर एम्बोलिज्म जो है क्या है कि ड्यूरिंग एंड आफ्टर इंसर्जन ऑफ वीनस कैथेटर एयर का वहाँ पे इंट्रोड्यूस हो जाना, इंट्रैप्ट हो जाना मोर देन 15 ml, सो इट्स कॉज एयर एम्बोलिज्म। और एम्बोलिज्म क्या आपको गेज बबल मिलते हैं विस्कल सिस्टम में, और आर्टियल एयर एम्बोलिज्म इज मोर डेंजरस देन वीनस एम्बोलिज्म। अच्छा, वीनस एयर एम्बोलिज्म क्लिनिकल फीचर क्या होंगे, पेशेंट कैसे प्रेजेंट करेगा, पेशेंट जो है रिस्पायरेटरी के इश्यूज़ होंगे, डिस्पनिया होगा, टेकिपनिया होगा, सांस नहीं लिया जाएगा, बहुत तेज़ सांस, रिस्पायरेटरी फेलियर होगा, वीनस एयर एम्बोलिज्म मतलब ये जो है ना आपको शो करवाएगा। अच्छा, क्योंकि CVS का इशू होगा, चेस्ट पेन होगा, हाइपोटेंशन होगी। हाइपोटेंशन क्यों होगी, क्योंकि जो एयर होगा ना वो एंटर कर जाएगा राइट एटीएम में, और राइट एटीएम में जब वो एंटर कर जाएगा तो जो क्या करेगा, जो राइट हार्ट की फीलिंग होगी ना उसको इम्पेयर करेगा ना, उसको नहीं होने देगा, क्योंकि सारी जो एयर है वो राइट एटीएम में चली जाएगी। अब क्या होगा, हार्ट फील नहीं हो पाएगा। हार्ट फील नहीं हो पाएगा तो पेशेंट किससे प्रेजेंट करेगा, हाइपोटेंशन होगा ना, चेस्ट पेन होगा उसे। न्यूरोलॉजिकल क्या होगा, उसका मेंटल स्टेटस अल्टर हो जाएगा, क्योंकि आरटीएल देखो ये जो मैं कह रही हूँ ना कि उसका मेंटल स्टेटस सही नहीं है, अब मेंटल स्टेटस अल्टर्ड हुआ है, क्यों, क्योंकि ब्लड सप्लाई सही से ब्रेन को नहीं पहुंच रही, ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच रही, ब्लड सप्लाई मतलब आर्टरी ब्लड लेके जाती है ना, तो आर्टियल एयर एम्बोलिज्म का ये मेन वो है, क्या कहते हैं, मेन कॉज है, ठीक है। और इस तरह से मैंने कहा कि रिस्पायरेटरी फेलियर हो जाएगा, वीनस एयर एम्बोलिज्म क्यों कहा, क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी जो है लंग्स के पास लेके जाती है फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड, सो इस वजह से कह रहे हैं कि वीनस एयर एम्बोलिज्म हो सकता है, ठीक है बेटे। तो ये सारी चीज़ें मतलब जो ब्रैकेट है ना इसका मतलब ये होता है। अच्छा, उसके बाद मेल व्हील मर्मर क्या है, ये स्पेसिफिक साइन है एयर एम्बोलिज्म का, नॉट कॉमन नहीं है लेकिन स्पेसिफिक साइन है। इसमें क्या होता है, आपको ना वो साउंड चर्निंग लाइक साउंड सुनाई देती है थ्रू आउट द कार्डिक साइकिल, ठीक है। और ये क्यों सुनाई देती है, क्योंकि जो एयर बबल्स होते हैं ना वो राइट वेंट्रिकल से वहाँ से जो है आपको आ रही होती है, कि राइट एटीएम से वो राइट वेंट्रिकल में, फ्रॉम एयर बबल इन राइट वेंट्रिकल। मैंने कहा था ना कि राइट एटीएम में जाएंगे तो वो हार्ट फील नहीं हो पाएगा, और वही राइट एटीएम से राइट वेंट्रिकल में चले गए तो फिर आपको ये साउंड सुनाई देती है। अच्छा, चर्निंग साउंड जिसे पूरी कार्डिक साइकिल में आपको सुनाई देगी तो इसे मिलविल मर्मर कहते हैं, जो कि एयर एम्बोलिज्म में आती है, मेन चीज़ है, ठीक है। बाकी क्लिनिकल फीचर मैंने बता दिए। प्रिवेंशन कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, एयर बबल को रिमूव करेंगे। किस तरह से रिमूव करेंगे, हम जो है ना एक रनिंग फ्लूइड ट्यूब डालेंगे ना, रनिंग फ्लूइड कहाँ गया, बाय रनिंग फ्लूइड थ्रू दी ट्यूबिंग बिफोर कनेक्टिंग द पेशेंट, ठीक है। और की पेशेंट हेड डाउन व्हेन कैथेटर आर इंसर्टेड इनटू द वेन लाइकली टू एट नेगेटिव प्रेशर द जुगुलार वेन। अब ये क्यों कह रहे हैं कि आपने पेशेंट का हेड डाउन रखना है, क्योंकि पेशेंट का जब आप हेड डाउन रखोगे तो क्या होगा कि वो एयर जो है वो आप इजीली रिमूव कर पाओगे, क्योंकि अगर पेशेंट का हेड डाउन नहीं रखोगे फिर एयर जो है प्रॉपर्ली रिमूव नहीं हो सकती, ठीक है। क्योंकि जब आप पेशेंट का हेड डाउन रखोगे ना तो पल्मोनरी सिस्टम में जो है वो ब्लॉकेज हो जाएगी ना पूरी। मैं अभी आपको कैसे बताऊं, लेकिन मेन चीज़ यही है कि पेशेंट का जब हम हेड डाउन रखेंगे तो वो एयर कहीं और नहीं जा पाएगी दूसरे रास्तों से ना, वो ही रहेगी और आप इजीली वहाँ से एयर निकाल लोगे। अच्छा, सपोर्टिंग थेरेपी ये है कि ABCD वही एयरवे ब्रीथिंग सर्कुलेशन को मेंटेन करना है। सपोर्टिंग तो यही कर सकते हैं ना कि हम एयर मेंटेन करें, ब्रीथिंग के उसके सर्कुलेशन को देख के हाई फ्लो ऑक्सीजन लगा दिया आपने एयर, और कीप पेशेंट हेड डाउन एंड रोल टू लेफ्ट दिस कीप एयर इन राइट एटीएम। वही मैंने कहा कि उसका पेशेंट जब आप नीचे रखोगे ना तो वो जो एयर होगी ना वो राइट एटीएम में है तो राइट एटीएम में ही रहेगी, राइट
वेंटिकल राइट एट्रियम में ही रहेगी, कहीं से जाएगी नहीं। इस वजह से हमने पेशेंट का हेड डाउन करना होता है ताकि हम जब ये रनिंग फ्लूइड ट्यूब डालें ना फॉर रिमूविंग द एयर बबल्स या एयर, ठीक है, तो पेशेंट का हेड डाउन रखना होगा ताकि सारे एयर हमको निकाल सके, ठीक है, और वो एयर कहीं और ना जा पाए। और बाकी हम जो इंट्यूबेशन मैकेनिकल वेंटिलेशन कर सकते हैं, कोई रिस्पायरेटरी फेलियर हो गया है, ठीक है। डेफिनेट मैनेजमेंट में ये है कि हमने जो है सीवियर केसेस में ये करना होता है जब हेमोडायनामिकली इंस्टेबिलिटी हो ना पेशेंट की, तो इसमें हम हाइपरबैरिक ऑक्सीजन लगाते हैं। रिमूवल ऑफ एयर फ्रॉम, हमने क्या करना होता है, रिमूव करना होता है एयर को राइट वेंटिकल से। किस तरह से रिमूव करते, कोई सेंट्रल लाइन या पल्मोनरी आर्टरी कैथेटर से रिमूव कर लेते हैं, क्लोज चेस्ट मसाज करते हैं, चेस्ट कंप्रेशन करते हैं, लास्ट रिजॉर्ट यही होता है हमारे पास, ठीक है। तो ये डेफिनेट है कि हाइपरबैरिक ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ एयर फ्रॉम वेंटिकल फ्रॉम सेंट्रल लाइन पल्मोनरी थ्रू सेंट्रल लाइन और पल्मोनरी आर्टरी कैथेटर और चेस्ट ट्यूब मसाज कर दी, ठीक है। तो ये मैंने मैनेजमेंट बता दी, प्रिवेंशन बता दी और क्लिनिकल फीचर्स बता दिए और आपकी इंट्रोडक्शन भी बता दिया। ये आपका हो गया एयर एम्बोलिज्म। उसके बाद आ जाओ फैट एम्बोलिज्म, नाम में ही काम है। फैट एम्बोलिज्म मतलब फैट ग्लोब्यूल्स आ गए, कहाँ पर आ गए, पल्मोनरी सर्कुलेशन में आ गए, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ फैट ग्लोब्यूल इन पल्मोनरी सर्कुलेशन, ये डेफिनेशन हो गई। अब मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड किससे होता है, फैट एम्बोलिज्म कैसे बनता है, ठीक है। मैंने आपको जिस तरह से बताया कि एयर एम्बोलिज्म कैसे बनता है, ठीक है, कि वो वीनस कैथेटर को इंसर्शन में या उसके बाद जो है कोई एयर ट्रैप हो गई है 15 ml, तो वो एयर एम्बोलिज्म था। तो फैट एम्बोलिज्म कैसे बनता है कि ये जो है मोस्टली जो है ना एसोसिएट होता है लोअर एक्सट्रीमिटी फ्रैक्चर और ऑर्थोपेडिक प्रोसीजर। कोई जो है लोअर एक्सट्रीमिटी फ्रैक्चर हुआ था पेशेंट को पहले, मतलब उसकी हिस्ट्री होगी कि हाँ मुझे जो है पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो मुझे फ्रैक्चर आए थे यहाँ पे, और या कोई ऑर्थोपेडिक प्रोसीजर करवाया होगा, तो हम समझ जाएंगे कि हाँ ये फैट एम्बोलिज्म का केस है उसकी हिस्ट्री देख के, ठीक है, कि ये एसोसिएट होता है लोअर एक्सट्रीमिटी फ्रैक्चर ऑर्थोपेडिक प्रोसीजर से। इट टिपिकली मतलब 24 से 70 और आफ्टर इनिशियल सेल, ठीक है, मतलब ये जो है आपको दिख सकता है 24-70 और क्लिनिकल फीचर देखो। क्लासिकल ट्रायड याद रखना है फैट एम्बोलिज्म में, मैंने कॉज बता दिया, डेफिनेशन बता दी, और मेन चीज़ क्लासिकल ट्रायड याद रखना। इसमें क्या होगा, हाइपोक्सीमिया होगा, रिस्पायरेटरी फेलियर में जा रहा होगा पेशेंट, क्योंकि खुद सोचो पल्मोनरी सर्कुलेशन में फैट ग्लोब्यूल हो गया है तो ये तो रिस्पायरेटरी फेलियर में जाएगा ही ना, और अल्टर मेंटल स्टेटस भी होगा, जाहिर सी बात है उसकी वजह से पूरी जो है ब्लड सप्लाई इफेक्ट हो गई है, ब्रेन के बाद भी ब्लड नहीं जा रहा, तो मेंटल स्टेटस के साथ प्रेजेंट कर सकता है पेशेंट ना, अल्टर मेंटल स्टेटस का पेटिकल रैश होंगे उसकी बॉडी पे, ठीक है। तो ये ट्रायड आपने याद रखना है फॉर फैट एम्बोलिज्म, ठीक है। जो मेन चीज़ होती है उसको मैं फिर थोड़ा सा बार बार जो है ना आपको हिंट भी दे देती हूँ कि किस तरह से याद रखनी है। अच्छा, इसके लिए हम इन्वेस्टिगेशन क्या करेंगे, चेस्ट एक्सरे कर लेंगे, ठीक है। जो बेस्ट इनिशियल है वो चेस्ट एक्सरे है। जो मोस्ट एक्यूरेट है वो क्या है कि हमने सीटी चेस्ट विद कंट्रास्ट कर लिया, सीटी एंजियोग्राम कर लिया, सीबीसी करवा ली उसकी, ठीक है, एबीजीज करवा लिया, आर्टिकुलेट बेसिस देख ली हमने, ठीक है, कोगुलेशन प्रोफाइल देख ली हमने कि वो कैसी है। और मेन चीज़ जो है वो क्या है, स्टूडेंट रेड स्टेन। ये क्या है स्टूडेंट रेड स्टेन, ये शो करता है फैट इन स्पूटम एंड यूरिन, मतलब उसके स्पूटम में उसकी यूरिन में फैट शो कर रहा होगा ये, तो ये स्टेन होता है जो कि हम करके देखते हैं, ठीक है बेटे। तो स्टूडेंट रेड स्टेन आपने याद रखना है कि कैन शो फैट इन स्पूटम यूरिन, जिससे हमें पता चल जाता है कि इसे फैट एम्बोलिज्म है। अच्छा बिल्कुल। सपोर्टिव थेरेपी क्या है, BCD वही जिस तरह से हमने एयर के लिए देखा था वैसे भी हम इसके लिए भी सपोर्टिव करेंगे कि एयर ब्रीथिंग सर्कुलेशन, हाई फ्लो ऑक्सीजन, IV रिसस्टेशन कर देंगे, IVF रिसस्टेशन, इंट्यूबेशन, मैकेनिकल वेंटिलेशन कर देंगे। वो सेम वही चीज़ें हैं जो मैंने एयर के लिए, बाकी कॉर्टिकोस्टेरॉइड देंगे, ठीक है, रूट एडमिनिस्ट्रेशन, हेपरिन एंड बस जो मेन पीछे देखे ना वही चीज़ है। उसके बाद आ जाओ नेक्स्ट क्या है, ब्लर हो रहा है ये, एक्यूट पल्मोनरी एम्बोलिज्म, ठीक है, या डीप वेन थ्रोम्बोसिस। अच्छा तो बेटे एक्यूट पल्मोनरी एम्बोलिज्म नाम में ही काम है, किस तरह से ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है पल्मोनरी आर्टरी में, ठीक है, और किस वजह से हुई, कोई भी एम्बोलिज्म आ गया है वहाँ पे, तो इस वजह से इसको कह रहे हैं पल्मोनरी एम्बोलिज्म, ठीक है। तो एक्यूट पल्मोनरी एम्बोलिज्म रेफर टू ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ पल्मोनरी आर्टरी और या ब्रांच या इसकी ब्रांचेस, मतलब पल्मोनरी आर्टरी या उसकी ब्रांचेस में क्या हो जाए, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए बाय एन एम्बोलिज्म, ये डेफिनेशन हो गई। अब ये जो है इट इज़ मोस्टली ड्यू टू एम्बोलाई ओरिजिनल। अब ये एम्बोलाई आता कहाँ से, जो पल्मोनरी आर्टरी को या उसकी ब्रांचेस को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है और क्या कोज कर रहा है, एक्यूट पल्मोनरी एम्बोलिज्म। तो ये एम्बोलिज्म आता कहाँ है, तो ये एम्बोलिज्म कहाँ से आता है ये आपने याद रखना है, डीप वेनस थ्रोम्बोसिस आता है अपर थाई की, ठीक है, अपर थाई की डीप वेनस थ्रोम्बोसिस से ये एम्बोलिज्म ओरिजिनेट होता है और पल्मोनरी आर्टरी में ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर देता है उसकी ब्रांचेस में, और पेशेंट जो है एक्यूट पल्मोनरी एम्बोलिज्म के साथ प्रेजेंट करता है। अच्छा उसके बाद सोर्स ऑफ एम्बोलाई मैंने बताया ना कि अपर थाई की डीप वेनस थ्रोम्बोसिस से ओरिजिनेट होता है। तो लोअर एक्सट्रीमिटी वेन लाइक इलियक हो गई, फिमोरल हो गई, पॉप्लिटियल वेन हो गई, ये मैं आपको जब लिम्फेटिक्स पढ़ाऊंगी ना
तो उसमें नहीं, वीनस वाला जब पढ़ाऊँगी तो उसमें मैं आपको बताऊँगी ये सारी ना वेन्स है। तो अगर इसमें को यहाँ से मोस्ट कॉमन ओरिजिन मतलब डीप वेनस थ्रोम्बोसिस अगर इनमें हो जाए और फिर यहाँ से इन ये जो थ्रोम्बस बना है इन वेन्स में और यहाँ से एम्बुलाई जो है ट्रैवल करता है पल्मोनरी आर्टरी या ब्रांचेस में चला जाए और वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर दे, तो एक्यूट पल्मोनरी एम्बोलिज्म के साथ पेशेंट प्रेजेंट कर सकता है। ठीक है बेटे। अच्छा, तो ये हो गया। और दूसरा राइट हार्ट पे भी अगर राइट हार्ट से भी है सोर्स, मतलब उसमें अगर कोई हो गया है तो उसकी मतलब पैसेज में और वहाँ से जो है एम्बोलिज्म ट्रैवल करता है या इन्फीरियर वेना केवा में कोई थ्रोम्बोसिस हो गई पेल्विक वेन में, लेकिन मोस्ट कॉमन लोअर एक्सट्रीमिटी वेन है, ये याद रखना, बस कुछ याद रखो या ना याद रखो। अच्छा, उसके बाद क्लिनिकल फीचर देख लो पल्मोनरी एम्बोलिज्म, वही चेस्ट पेन होगा, डिस्पनिया होगा, टैकीकार्डिया होगा, टैकिपनिया होगा। एबीजीज में क्या होगा कि लो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन होगा, लो कार्बन डाइऑक्साइड होगा, रिस्पायरेटरी अल्कोलोसिस में जा रहा होगा। ठीक है, ये सारे एबीजीज आपने देख लिए। उसके बाद देख लो डीप वेनस थ्रोम्बोसिस क्या होगा कि यूनिलेटरल लिम्ब स्वेलिंग होगी। ठीक है, उसकी जो लिम्ब होंगी ना उसमें स्वेलिंग होगी यूनिलेटरल, एरिथमा होगा, रेडनेस होगा, पेन होगा। और लोअर एक्सट्रीमिटी डीप वेनस थ्रोम्बोसिस मोर कॉमन देन अपर एक्सट्रीमिटी। तो क्या बात है, ये मैंने क्या है, लोअर एक्सट्रीमिटी ज़्यादा कॉमन होता है देन अपर। लोअर में ज़्यादा, लोअर एक्सट्रीमिटी के ज़्यादा चांस होते हैं देन अपर, ये तो मैंने आपको बता दिया। और बाकी हॉफमैन साइन देखना, इसमें क्या होता है कि काफ पेन होगा जब वो डॉक्सीफ्लेक्शन कर रहा होगा। लाइक हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो पल्मोनरी एम्बोलिज्म है ये लोअर एक्सट्रीमिटी से हुआ है। हम क्या करेंगे, उसके जो है जब डॉक्सीफ्लेक्शन और फूड करवाएंगे ना तो उसे काफ पेन होगा, तो हम समझ जाएंगे हॉफमैन साइन मिल रहा है तो इसका मतलब डीप वेनस थ्रोम्बोसिस, इस वजह से आपको जो है एक्यूट पल्मोनरी एम्बोलिज्म मिल रहा है। ठीक है, और ये इसके आपको वो साइन और सिम्टम भी मिल रहे होंगे। इमेजिंग आपने बेस्ट इनिशियल चेस्ट एक्सरे करवा ली, वही मोस्ट सिटी चेस्ट विद कंट्रास्ट सिटी एंजियोग्राम करवा लिया और वीको स्कैन करवा लिया। ठीक है, अगर कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन इसके तो आपने वीको स्कैन करा। डॉपलर अल्ट्रासाउंड आपने सोर्स देखने के लिए आपने डॉपलर अल्ट्रासाउंड करवा लिया। ठीक है, कि क्या सोर्स है, एम्बोलाई कहाँ से आया है, क्यों देखोगे सोर्स, ताकि एम्बोलाई जहाँ से है उस जगह को ट्रीट करो, वरना अगर आप इसको ट्रीट भी कर लो तो कल को दोबारा कॉज कर सकता है ना, दोबारा पल्मोनरी आर्टरी ऑब्स्ट्रक्शन। तो आपने मेन कॉज को ट्रीट करना है तो खुद ब खुद ट्रीट हो जाएगा, उसको भी ट्रीट करना है। मेन कॉज को ट्रीट नहीं किया तो इन फ्यूचर दोबारा भी हो सकते हैं चांसेस। तो आई होप कि मैंने अच्छा समझाया और आपको समझ आ गया हो। मैनेजमेंट क्या करनी है, वही ABC करनी है कि एयर वे ब्रीथिंग और सर्कुलेशन ऑक्सीजन रिससिटेशन कर देनी है। ठीक है आपने, और एंटीकोगुलेशन देख लेना है मैनेजमेंट में। ठीक है, एंटीकोगुलेशन क्यों देखोगे, क्योंकि थ्रोम्बस किसी लोअर एक्सट्रीमिटी में था, वहाँ से एम्बुलाई जो है ट्रैवल करता हुआ पल्मोनरी आर्टरी ब्रांचेस को ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया, इस वजह से पेशेंट को एक्यूट पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो रही है ना। तो इस वजह से मैं कह रही हूँ कि आपने क्या करना है, मेन मैनेजमेंट जो है ना वो क्या है, एंटीकोगुलेशन देनी है। ठीक है, जैसे ही आपको डायग्नोस हो जाए, एंटीकोगुलेशन क्या करेगा, उस थ्रोम्बस को कोगुलेट मजीद नहीं होने देगा, और क्या होगा कि वो थ्रोम्बस को भी हमने जो है ट्रीट कर लेंगे और साथ में एम्बुलाई भी ट्रीट हो जाएगा। सॉरी बेटे, अजान हो रही थी। ठीक है, सो मैंने कहा था कि एंटीकोगुलेशन इस मेन मैनेजमेंट करेंगे इसमें, क्योंकि थ्रोम्बोसिस की वजह से एम्बोलिज्म जो है आके पल्मोनरी आर्टरी या उसकी ब्रांचेस को ऑब्स्ट्रक्ट करने की वजह से हमारे पास एक्यूट पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो रहा है। तो हमने डीप वेनस थ्रोम्बोसिस, जो थ्रोम्बोसिस का कॉज है लोअर एक्सट्रीमिटी मोस्ट कॉमन, तो उसको हमने ट्रीट करना होगा। ये ठीक है, अब सही है। अच्छा, तो एंटीकोगुलेशन आपको बताया कि हम जो है स्टार्ट करेंगे IV हेपरिन से, प्रेफर ये करना है, सबक्यूटेनियस या लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन कर दो। ठीक है, आपने वारफेरिन स्टार्ट करनी है 3 से 5 दिन में। ठीक है, और वारफेरिन देन कंटिन्यू रखनी है 3 से 6 महीने तक आपने कंटिन्यू रखनी है। ठीक है, पेशेंट के रिस्क फैक्टर पे डिपेंड करता है कि क्या करना है, लेकिन आपने IV हेपरिन से स्टार्ट करना है या सबक्यूटेनियस लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन से स्टार्ट करना है। उसके बाद आपने 3 से 5 दिन में स्टार्ट करनी है वारफेरिन, और फिर उसको 3 से 6 महीने तक कंटिन्यू रखना है। बाकी पेशेंट रिस्क फैक्टर पे डिपेंड करता है कि ज़्यादा भी हो सकता है ये ड्यूरेशन। ठीक है बेटे, तो ये आपको एंटीकोगुलेशन का पता भी होगा। अच्छा, उसके बाद आ जाओ, ये डोसेज है ये खुद पढ़ लो, ये छोड़ दो, इतना वो नहीं है। अदर मैनेजमेंट हमने क्या करनी है, एंटीकोगुलेशन के बाद हमने जो है वो थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी, और ये हम कब देंगे, जब जो है हेमोडायनामिकली अनस्टेबल पल्मोनरी एम्बोलिज्म और डिस्पाइट ऑफ एंटीकोगुलेशन, मतलब एंटीकोगुलेशन से भी पेशेंट को फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो फिर मैं क्या करूँगी एज अ डॉक्टर, फिर मैं उसको थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी पे लेके जाऊँगी। ये सारी चीज़ें तो ऑलरेडी आपको पता होगी ना कि एंटीकोगुलेशन से अगर पेशेंट रिस्पॉन्स नहीं करा तो हम थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी, थ्रोम्बस को ब्रेक करने की थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी देते हैं, और उसमें टिश्यू प्लाज्मोजन एक्टिवेटर देते हैं। ठीक है, स्ट्रेप्टोकाइनेस। ठीक है, उसके बाद अगर क्या हो जाए कि पेशेंट स्टिल हेमोडायनेमिकली अनस्टेबल ही है,
तो और कॉन्ट्राइंडिकेशन मतलब थ्रोम्बोलाइसिस के लिए वो कॉन्ट्राइंडिकेशन है और हेमोडायनेमिकली अनस्टेबल है, तो हमने एम्बोलेक्टमी करनी होगी। मतलब हम क्या करेंगे इसमें एंडोवेस्कुलर जो है कैथेटर डायरेक्टेड करेंगे और रिमूव या तो थ्रोम्बस को रिमूव कर देंगे या उसकी लाइसिस कर देंगे, ठीक है। कैथेटर डायरेक्ट करेंगे एंडोवेस्कुलर में, वहाँ पे जो है उसको तोड़ देंगे या उसको लाइसिस कर देंगे या रिमूव कर देंगे, एम्बोलेक्टमी होती है। तो मैंने मैनेजमेंट में क्या बताया, एंटीकोगुलेशन देन थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी एम्बोलेक्टमी, इस तरह से ना आप लोग लिख लो 1 बाय 1 ना, कि पहले एंटीकोगुलेशन और देन फिर वो थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी एम्बोलेक्टमी तीसरी चीज़, ठीक है। अच्छा उसके बाद आ जाओ, मैं लिख दी थी लेकिन एक्चुअली मेरे पास यहाँ पे ना टाइम कम है और ये वीडियो बंद ना हो जाए, स्पेस नहीं है ना मेरे पास, तो इस वजह से मैं चाह रही हूँ कि जल्दी से 20 मिनट की वीडियो में ही हो जाए कंप्लीट। अच्छा बेटे, इसके अलावा कॉमन पोस्ट ऑपरेटिव केयर सिनेरियोज जो होते हैं ना, वो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पोस्ट ऑपरेटिव डिस्मिया होता है, रैपिड शैलो ब्रीथिंग इन क्या लिखा हुआ एटिलैक्टेसिस। एटिलैक्टेसिस क्या होता है कि एल्वियुलर कोलैप्स हो जाता है ना, इसमें ये होता है कि मतलब पोस्ट ऑपरेटिवली क्या होता है, पेशेंट को डिस्मिया होता है। वो क्यों होता है कि जो एल्वियुलर कोलैप्स है ना, वो जो एल्वियुलर होती है ना जहाँ पे मेन गैसेस एक्सचेंज होता है, तो वो कोलैप्स हो जाता है, जिसे हम एटिलैक्टेसिस कहते हैं। अब ये जो पोस्ट ऑपरेटिवली शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है, इसकी क्या कॉजेज़ है, मतलब आपने उसको ऑपरेट कर लिया लेकिन फिर भी पेशेंट का जो है मोस्ट कॉमन हो रहा है कि उसे शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ मतलब हमने दिख रही है, तो इसके कॉजेज़ क्या होते हैं, ठीक है। ये रैपिड शैलो ब्रीथिंग हमें एटिलैक्टेसिस दिख रहा है एल्वियोलर कोलैप्स की वजह से, तो इसके क्या कॉजेज़ है, इसकी ये क्या कॉजेज़ है कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो गया है, कोई हार्ट फेलियर हो गया है, कोई पल्मोनरी एम्बोलिज्म है, ठीक है, स्टिल ये कोई नमूनिया है, कोई इन्फेक्शन है, कोई एक्सर्वेशन ऑफ एस्थमा या COPD का केस है, तो इसकी वजह से शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ आपको दिख सकती है। अच्छा इन्वेस्टिगेशन ट्रीटमेंट क्या करेंगे, इन्वेस्टिगेशन से हमें फुल ब्लड काउंट करेंगे, तो उसमें हमें पता चल जाएगा क्या है, इन्फेक्शन है क्या है, ABGs करवा लेंगे, ठीक है, उस पर भी हमें पता चलेगा, यूरिया क्रिएटिनिन इलेक्ट्रोलाइट कोई रीनल कोई प्रॉब्लम हो, कोई हार्ट में, वो सब पता चल जाएगा। कार्डियक एंजाइम देख लेंगे, उसमें हमें हार्ट प्रॉब्लम पता चल जाएगी। ECG में हमें हार्ट प्रॉब्लम, चेस्ट एक्सरे देख लेंगे, उसमें हमें लंग्स की प्रॉब्लम पता चल जाएगी, ठीक है। तो ये सारे हमें रीनल की प्रॉब्लम इससे पता चल जाएगी, ठीक है। तो ये इन्फेक्शन जो भी होगा इन्वेस्टिगेशन से पता चल जाएगा आखिर क्या हो कॉज, इनमें से कौन सा कॉज है। अच्छा बेटे, ट्रीटमेंट क्या करेंगे, हम IV एक्सेस देंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ के लिए हम क्या देंगे, IV एक्सेस करेंगे, ऑक्सीजन थेरेपी देंगे। मैनेजमेंट क्या करेंगे कि अगर एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम हो तो कार्डियोलॉजी कंसल्ट ये वो तो उससे फिर करेंगे। नमूने होगा तो एंटीबायोटिक देंगे ना, इन्फेक्शन है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म होगा तो क्या, पल्मोनरी एम्बोलिज्म के लिए क्या करेंगे कि कोई थ्रोम्बस था मोस्टली लोअर एक्सट्रीमिटी का, जो कि क्या हो गया है, ट्रेवल करके पल्मोनरी आर्टरी या उसके ब्रांचेस में आके उसको जो है वो कर रहा है, ब्लॉक ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, तो उसको फिर एंटीकोगुलेशन से ट्रीट करेंगे ना, थ्रोम्बस को ट्रीट करेंगे। बुलाए को COPD एक्सर्वेशन के लिए हम क्या देते हैं, ब्रोंकोडायलेटर देते हैं और स्टेरॉइड ऑक्सीजन देंगे, यही देते हैं ना COPD अस्थमा। मैंने शायद रेस्पो पढ़ाया नहीं है, इंशाल्लाह मेडिसिन में पढ़ाऊंगी, ठीक है। एटिलैक्टेसिस देते हैं, एक्चुअली मेरे एग्जाम्स करीब है ना, तो इस वजह से मैं बीच 2-3 दिन तो मैंने वीडियोज़ छोड़ दी थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो जितनी मतलब बना पा रही हूँ उतना बना लूँ। तो अभी कंफर्म नहीं है कि मैं कितना जो है साथ दे पाऊँगी, तो जितना मुझसे हो सकता है उतना मैं कर रही हूँ। बाकी आप लोग दुआओं में याद रखिएगा। एटिलैक्सिस जैसे मैंने बताया कि वो एल्वियोलर कोलैप्स हो जाता है, तो उसके लिए पेन कंट्रोल फिजियोथेरेपी करेंगे और क्या करेंगे, इंसेंटिव स्पायरोमेट्री और मोबिलाइजेशन करेंगे, ठीक है। तो ये आपने याद रख लेना, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको पता ना हो कि इसके क्या करते हैं। नोज़िया वोमिटिंग जो है प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर क्या होता है कि पोरली कंट्रोल पेन, कि पेन जो है ना आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे, ठीक है, पोस्ट ऑपरेटिवली, तो क्या हो रहा है, पेशेंट को नोज़िया वोमिटिंग की कंडीशन आ रही है। मोस्टली यही होता है ना, लिटरली जब मेरे आई में पेन होता है ना लाइक, तो मुझे नोज़िया की जब बहुत सीवियर पेन होता है और वो नहीं कंट्रोल होता पैनाडोल खा के भी ना, फिर मुझे नोज़िया की कंडीशन हो रही होती है, ठीक है। तो ये तो आपको पता है कि जब सीवियर कंट्रोल पूरली कंट्रोल पेन होगा तो फिर पेशेंट नोज़िया वोमिटिंग के साथ प्रेजेंट कर सकता है, ठीक है। ये मैं तो फिर आपने कोई मिसाल दे दी आपको, ठीक है, मतलब सेम मिसाल दी है, लेकिन ये पोस्ट ऑपरेटिवली बात की जा रही है, ठीक है। यूज़ ऑफ ऑपियोइड, लेकिन पोस्ट ऑपरेटिवली ना भी हो, आम उसमें भी यही होता है कि जिस तरह से मैंने एग्जाम्पल दी कि कोई अनकंट्रोलेबल पेन है और आप कंट्रोल नहीं हो रहा, तो पेशेंट को साथ में जो है ना नोज़िया लाइक सिम्टम आ रहे होते हैं कि भाई। और बाकी यूज़ ऑफ ऑपियोइड्स, ठीक है। और क्या कोई ओपियोइड्स का यही हमने देखा था ना कि एडवर्स की नोज़िया वोमिटिंग करवाते कि ओपियोइड्स आपने दिए थे तो इस वजह से उसको नोज़िया वोमिटिंग हो रही है, तो ये कंडीशन हो सकती है। या सर्जरी ऑन GIT, आपने GIT ट्रैक की कोई सर्जरी करी है, ऑर्थोपेडिक सर्जरी की है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, पेशेंट को पोस्ट ऑपरेटिवली क्या हो रहा है, नोज़िया। तो ये सारे प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर है जिससे नोज़िया वोमिटिंग दिख सकती है, ठीक है। और इसके अलावा कोई जेंडर फीमेल जेंडर है या यंग एडल्ट है तो उसमें भी ये दिख सकता है, ठीक है। अच्छा
उसके बाद जनरल मेजर क्या करेंगे, आप पेन कंट्रोल करोगे तो खुद ब खुद वो नोज़िया वोमिटिंग ट्रीट हो जाएगा, या ठीक है। और ओपियाइड्स की वजह से हो रहा था ना एडवर्स इफेक्ट ओपियाइड की, नोज़िया वोमिट, तो आप अवॉइड करो ओपियाइड्स को और स्टमक एम्प्टी करो बाय एनएजीटीयू, क्योंकि जीआईटी की जब सर्जरी करोगे तो उससे पहले आपने स्टमक को एम्प्टी करना है ना, वरना पोस्ट ऑपरेटिव नोज़िया वोमिटिंग कर सकते हो। तो एनजीटी जो